Today I am going to discuss a new topic, and the topic is the modern vaccines with DIVA capability and overview. So, what is the meaning of DIVA? DIVA is an acronym for differentiation of the infected from the vaccinated animals, and this term is coined by J.T. von Oerschot in 1999. डीवा को मार्कर वैक्सीन भी कहते हैं क्योंकि पहला तो ये कि इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन देती है, इसलिए वैक्सीन है। और मार्कर इसीलिए क्योंकि ये डिफरेंस करती है बिटवीन इन्फेक्टेड एनिमल्स एंड वैक्सीनेटेड एनिमल्स में। तो इसको हम मार्कर वैक्सीन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम कोई इसमें पर्टिकुलर नेटिव एंटीजन है या एपिटोप है ऑफ पैथोजेनिक एजेंट, उसको अगर हटा देते हैं तो ये होता है नेगेटिव मार्कर। और अगर कोई हेट्रोलॉगस मार्कर या एंटीजन या एपिटोप जो होता है उसको हम वैक्सीन में डाल देते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव मार्कर कहते हैं। और इसके अलावा ड्यूअल मार्कर क्या होता है कि द नेटिव एंटीजन और एपिटोप ऑफ द पैथोजेनिक एजेंट सब्सटीट्यूटेड बाय द हेट्रोलॉगस मार्कर और एंटीजन और एपिटोप इन द वैक्सीन, तो इसको हम ड्यूअल मार्कर कहते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, नेटिव एंटीजन का सब्सटीट्यूशन कर दे रहे हैं, तो ड्यूअल मार्कर हो गया। नेगेटिव मार्कर में हम क्या कर रहे हैं, नेटिव एंटीजन हटा दे रहे हैं, तो वो नेगेटिव मार्कर हो गया। और पॉजिटिव मार्कर में हम क्या कर रहे हैं, कोई हेट्रोलॉगस एंटीजन या एपिटोप डाल दे रहे हैं वैक्सीन में, तो वो पॉजिटिव मार्कर हो गया। अब ये जो मार्कर है ये क्या करता है? मार्कर सबसे पहला काम करता है कि ये बाकी एंटीजन से इम्यूनो डोमिनेंट होता है। तो ऐसे में क्या होगा, मार्कर द एंटीजन मस्ट बी इम्यूनोडोमिनेंट। तो जो मार्कर का एंटीजन होता है वो इम्यूनोडोमिनेंट होना चाहिए टू इंड्यूस एन अर्ली पोटेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज़ नॉट इसेंशियल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द होस्ट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्कर होस्ट को प्रोटेक्ट करे, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि मार्कर होस्ट को प्रोटेक्ट करे। मार्कर होस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करे तब भी चलेगा, लेकिन पोटेंट लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स दे। ठीक है, तो इम्यून रिस्पॉन्स अगर कंटिन्यू देता रहेगा तो ऐसे में क्या होगा, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती रहेगी। तो एंटीबॉडीज़ और अदर स्विचेबल इम्यून रिस्पॉन्स एलिमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट अगेंस्ट द मार्कर एंटीजन और एपिटोप आर देन डिटेक्टेड बाय सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक इम्यूनो डायग्नोस्टिक टेस्ट। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हम कंटिन्यूसली डिटेक्ट करते रहेंगे, तो दैट मीन्स इट इज़ ए मार्कर। ओके, अब हम बात करेंगे कि आखिर इस टाइप की डीवा वैक्सीन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो किसी इन्फेक्शियस एजेंट को डिटेक्ट करने के बाद में स्लॉटर कर देती हैं एनिमल को। एंड ये जो पॉलिसी होती है ये होती है स्लॉटर एंड सैम्पलिंग आउट। मतलब आप इन्फेक्टेड एनिमल का सैंपल लेते जाएं और जो इन्फेक्टेड मिलते जाएं उसको स्लॉटर करते जाएं। पर ऐसा होता है कि जब भी आप वैक्सीनेट करते हैं एनिमल को, तो वैक्सीनेशन करने पर भी एंटीबॉडी टाइटर वैक्सीनेटेड एनिमल में भी वही आता है जो इन्फेक्टेड एनिमल में आता है। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डीवा वैक्सीन है उसमें ये क्वालिटी होती है कि फर्स्ट टू अचीव इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन, वो इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन तो देती ही देती है, साथ में एकम्पनाइंग इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ द इन्फेक्टेड एंड द वैक्सीनेटेड एनिमल। और ये कोशिश ये करती है कि इसमें जो मार्कर होता है वो डिफ्रेंशिएट कर पाए कि किसका वैक्सीनेशन हुआ है और कौन इन्फेक्टेड है, ताकि ऐसा करने पर हमें एक डिफरेंस मिल जाए कि आखिर एनिमल वैक्सीनेटेड है या इन्फेक्टेड है। ऐसी बहुत सारी कंट्री है जो एक ये पॉलिसी है स्लॉटर एंड सैम्पलिंग आउट पॉलिसी, इसको फॉलो करती है। और कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जो इन्फेक्शियस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन करती है। तो क्या होता है, जिन कंट्रीज़ में स्लॉटर एंड सैम्पलिंग आउट पॉलिसी होती है वो केवल सैंपल करती है, पॉजिटिव आने पर स्लॉटर कर देती है। लेकिन जिन कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि जो पॉजिटिव आते हैं उसको सेग्रीगेट कर दिया जाए और जो नेगेटिव आ रहे हैं उनको वैक्सीनेट कर दिया जाए, तो वैक्सीनेशन की जो पॉलिसी है वो भी यूज़ की जाती है। पर जब ऐसे एनिमल में वापस से आप टेस्ट लगाते हैं तो वो भी ऐसा लगता है जैसे पॉजिटिव है। तो डीवा स्ट्रेटजीज़ कहाँ कहाँ ज़रूरी हो सकती है?
कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और जो हमारा मीट है वो एक्सपोर्ट होता है आउट ऑफ द कंट्री, तो ऐसी कंडीशन में वो लोग भी जब हमारे एनिमल्स का टेस्टिंग करेंगे तब ये पाएंगे कि ये तो पॉजिटिव है, जबकि हमारे यहाँ वो एनिमल वैक्सीनेटेड हुआ होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन वैक्सीनेटेड है और कौन इन्फेक्टेड है। तो ड्यूरिंग ट्रेडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है द यूज़ ऑफ डीवा वैक्सीन, पहला। दूसरा ये है कि आउटब्रेक वगैरह जो होने पर कितनी बार आउटब्रेक के समय हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि हम किसको एलिमिनेट करें और किसको जो है सेग्रीगेट करें। तो ऐसी कंडीशन में डीवा मार्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कहीं कहीं ऐसी जगह भी रहती है जहाँ पर रिजर्वायर्स ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, या फिर वहाँ पर लोकल भी ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो कि रिजर्वायर रहते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने एनिमल हैं जिनको इन्फेक्शन है और कितने एनिमल ऐसे हैं जिनका वैक्सीनेशन हुआ है और कितने एनिमल ऐसे हैं जो नॉन इन्फेक्टेड हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो डीवा वैक्सीन है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। चौथा, डीवा वैक्सीन का ऐसी जगह भी बहुत ज़्यादा यूज़ है जहाँ पर एनिमल वेलफेयर वाले लोग हैं जो कि इस चीज़ का कंसर्न करते हैं कि आप एनिमल को स्लॉटर एंड सैम्पलिंग आउट टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे तो फॉर द डिसीज़ कंट्रोल। तो ऐसे में ये एनिमल वेलफेयर वाले ये चाहते हैं कि ऐसी ही हमें वैक्सीन मिले जिससे वैक्सीनेट करने पर एनिमल के बारे में ये पता चल जाए कि क्या वो वैक्सीनेटेड है या वो इन्फेक्टेड है। तो ये बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। और डीवा का जो पांचवा कंसर्न है वो इकोनॉमिकल कंसर्न है। सपोज़ कीजिए कि आप अगर पॉजिटिव मिलते जाएंगे एनिमल उसको स्लॉटर करते जाएंगे, तो ऐसे में कंट्री को बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होता है। तो इस इकोनॉमिक लॉस से बचने के लिए हम जो है डीवा स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करेंगे। तो जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है कि डीवा वैक्सीन का हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि डीवा वैक्सीन जो होती है कोई ऐसी डिसीज़ है जो ट्रांस बाउंड्री काफ़ी हेजार्डस हो सकती है, दूसरा जूनोटिक हो सकती है, पब्लिक हेल्थ कंसर्न की हेजार्डस डिसीज़ हो सकती है। तो ऐसी डिसीज़ में हम डीवा वैक्सीन का यूज़ करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक क्विक डायग्नोसिस करेंगे कि आखिर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, तो डीवा वैक्सीन कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है अभी, जैसे फॉर एग्जांपल सीडो रेबीज़ की कंडीशन में, जिसको हम एजोस की डिसीज़ कहते हैं। और ये जो सीडो रेबीज़ है ये होता है अल्फ़ा हर्पीस विरिनी से, है ना, हर्पीस विरिडी जो मेरी लिस्ट में 4th नंबर पे आता है। इसके बाद क्लासिकल स्वाइन फीवर है, ये हॉक कोलेरा भी इसको हम कहते हैं। ये फ्लेविविरिडी से होने वाली डिसीज़ है जो कि मेरी लिस्ट में 26 नंबर पे आता है। इसके बाद फुट एंड माउथ डिसीज़ है, ये पिकोलना विरिडी से होती है जो कि 22 नंबर की डिसीज़ है ना। फुट एंड माउथ डिसीज़ ऑफ बोवाइन एंड पिग्स। एंड हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए इन द पोल्ट्री यूज़ होती है जो कि ऑर्थ्रोमिक्सोविरिडी से होती है, ये 17वें नंबर पे आता है। तो इस टाइप से जो डिसीज़ेज़ हैं वो है स्यूडो रेबीज की डिसीज़, क्लासिकल स्वाइन फीवर, फुट एंड माउथ डिसीज़ और एवियन इन्फ्लुएंजा इन पोल्ट्री। तो ये 4 मेन डिसीज़ेज़ हैं जिसके अगेंस्ट अभी डीवा वैक्सीन यूज़ हो रही है। और इसको जो है एफएओ ने 2011 में अप्रूव किया है ना, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑथराइजेशन, एफएओ। इसने एफएओ दैट मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने अप्रूव किया है। और अभी जो स्टिल प्रिवलेंट डिसीज़ है H5N1 है, S7N3 है, ये हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं जो कि बांग्लादेश में, इंडिया में, चाइना में, इंडोनेशिया में, ब्राज़ील में, वियतनाम में मिले हैं। और यहाँ पर सक्सेसफुली जो है डीवा स्ट्रेटेजी फॉलो की गई है। ठीक है। अब डीवा वैक्सीन के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन ये है कि अगर आपने वैक्सीनेशन कर दिया और वैक्सीनेशन के बाद में अगर वो एनिमल जो है किसी पैथोजेनिक इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आया, तो इसके बाद वो एनिमल जो होगा लो ग्रेड इन्फेक्शन शो करेगा और इट विल बिकम ए कैरियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें अब सिम्टम्स नहीं आएंगे तो उसमें कुछ पता ही नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी वो एनिमल कैरियर हो जाएगा।
और नाउ इट इज़ अ सोर्स टू ट्रांसमिट दैट पर्टिकुलर पैथोजन इनटू ससेप्टिबल होस्ट, और पता भी नहीं चलेगा कि कब जो है इन्फेक्शन एक ससेप्टिबल होस्ट में ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है डीवा का। और इस डीवा के इस लिमिटेशन के दो बड़े एग्जांपल्स हैं। पहला है एफएमडी वायरस का एग्जांपल, और दूसरा है बोवाइन हर्पीज वायरस फर्स्ट का एग्जांपल, जिसमें डिसीज़ आती है आईबीआर, इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकियाइटिस। तो एफएमडी में क्या होता है, एफएमडी में नॉर्मली जब कोई एनिमल इन्फेक्टेड होता है तो 50% पॉपुलेशन उसकी जो है एज ए कैरियर एक्ट करती है। और ये कैरियर कब हो जाते हैं एनिमल्स, जब मोर देन 3 वीक्स से लेकर लगभग 3 साल तक ये कैरियर बने रहते हैं, है ना। अब मान लीजिए आपने इन एनिमल्स को डीवा का वैक्सीनेशन किया, और डीवा का वैक्सीनेशन करने के बाद में होता ये है कि एनिमल लगभग 4 महीने तक कैरियर बना रहता है। वैक्सीनेशन होने के बाद में 4 महीने तक कैरियर बना रहता है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस डीवा का। अब इसमें जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, इससे बेस्ड डीवा वैक्सीन बनाई जाती है। तो जो एनपीएस यानी नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन बेस्ड डायग्नोस्टिक डीवा टेस्ट होता है, वो प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर पाता कि एनिमल वैक्सीनेटेड है या इन्फेक्टेड है। एक और इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन बेस्ड डीवा डायग्नोस्टिक्स है, अगर उसका वैक्सीनेशन किया जाता है तो एनिमल अगर मान लीजिए नॉन कैरियर भी बना रहा तो वो कैरियर से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। और कैरियर कब है इसमें, जब मान लीजिए एनिमल इन्फेक्शन हो गया एनिमल को, तो एनिमल के इन्फेक्शन होने पर वो एनिमल कैरियर हो जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा ये है कि आपने डीवा वैक्सीन लगाई, और डीवा वैक्सीन लगाने के बाद 4 महीने के बाद जो एनिमल है नॉन कैरियर रहेगा। तो डीवा वैक्सीनेटेड एनिमल जो कि नॉन कैरियर है और इन्फेक्टेड एनिमल जो कि कैरियर है, इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, मेरी बात समझे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एनिमल वैक्सीनेटेड नहीं है और उसको नेचुरली इन्फेक्शन हुआ है, तो वो एज ए कैरियर काम करेगा, तो ये तो कंफर्म है। लेकिन जो एनिमल को आपने वैक्सीनेट किया है, वो वैक्सीनेशन होने के बाद वो 4 महीने तक तो कैरियर स्टेज में रहा, इसके बाद नॉन कैरियर हो गया। तो अब ये नॉन कैरियर और इस कैरियर में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है बोवाइन हर्पीज वायरस 1 का, जिससे कि आईबीआर डिसीज होती है, इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रिकेटिस। तो इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रिकेटिस में ये देखा गया है कि डीवा वैक्सीनेटेड एनिमल्स जो होते हैं वो उसमें भी लेटेंसी होती है। मतलब जो हमें पता है कि हर्पीज वायरस जो होते हैं वो एक लेटेंट इन्फेक्शन है। वो क्या होता है, एज ए एपिसोम होस्ट के क्रोमोसोम में रहता है, एज ए एपिसोम होस्ट के क्रोमोसोम में रहता है और लेटेंट फेज में रहता है, और किसी भी टाइप का वायरस का डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने एनिमल को वैक्सीनेट कर दिया तो ये पता नहीं चलता है कि क्या पहले वायरस से एक्सपोजर हुआ था या नहीं, क्योंकि लेटेंट फेज में वायरस का डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं होता। पहला लिमिटेशन तो ये हो गया। दूसरा लिमिटेशन ये हो गया कि आईबीआर से जो वैक्सीनेटेड एनिमल हैं पहले से, वो आप सपोज कीजिए कोई इन्फेक्टेड एनिमल है, तो आप उससे ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये एनिमल वैक्सीनेटेड है या अनवैक्सीनेटेड है, क्योंकि जो लेटेंसी की कंडीशन है, उस लेटेंसी की कंडीशन में वायरस डिमॉन्स्ट्रेबल नहीं होता। मतलब ये है कि जो डीवा वैक्सीन है, इट डज नॉट क्योर लेटेंसी, ना तो ये लेटेंसी ख़त्म कर सकती है और ना ही नॉर प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ लेटेंसी, और ना ही लेटेंसी को रोक सकती है। तो लेटेंसी का डेवलपमेंट भी होगा और लेटेंसी क्योर भी नहीं होगी। तो इस टाइप से डीवा वैक्सीन इस आईबीआर पे वर्क नहीं कर पाती। और जो एनिमल ऑलरेडी डीवा से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, उनमें भी अगर वाइल्ड टाइप का एक्सपोजर हो जाए, तो वाइल्ड टाइप का एक्सपोजर होने पर भी इनमें लेटेंसी भी आएगी, और लेटेंसी होगी तो क्योर भी नहीं होगी। तो किसी डीवा वैक्सीन में क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि वो एक स्टेराइल इम्यूनिटी दे। सबसे पहली चीज़ है कि वो एक स्टेराइल इम्यूनिटी दे। दूसरा ये है कि वो प्रिवेंट करे फ्रॉम द इन्फेक्शियस एजेंट। दूसरा ये है कि वो प्रिवेंट करे फ्रॉम द इन्फेक्शियस एजेंट इनटू द होस्ट सेल। तीसरा ये है कि वो प्रिवेंट करे टू मल्टीप्लाई इन द होस्ट सेल।
होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो पाए, और ये प्रिवेंट करे टू डेवलप एज ए कैरियर, मतलब कैरियर स्टेज बनने से प्रिवेंट करे, और प्रिवेंट करे एज ए लेटेंट फेज, कि वो लेटेंट ना बना रहे एनिमल और पता भी ना चल पाए, और इसके अलावा प्रिवेंट करे कि वो शेडर ना रहे। तो कैरियर और शेडर एक ही बात होगी, लेकिन फिर भी ये प्रिवेंट करे कि वो शेडर ना बना रहे। नाउ कम्स टू द कॉन्सेप्चुअल अप्रोच टू डीवा वैक्सीन डिज़ाइन। तो डीवा वैक्सीन बनाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती है, जैसे मॉडर्न वैक्सीनोलॉजी, इसके बाद में मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सिस्टम बायोलॉजी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स, जीन एंड जीनोम सीक्वेंसिंग, माइक्रो एरे एनालिसिस, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड रिवर्स वैक्सीनोलॉजी, इम्यूनोमिक्स, वैक्सीनोमिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। और अभी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह है, इससे भी डीवा को वैक्सीन्स को बनाया जाता है। तो डीवा वैक्सीन्स जो होती है वो या तो इसमें मैंने आपको बताया था नेगेटिव मार्कर, तो आप अगर कोई जीन डिलीट कर देते हैं तो नॉन एसेंशियल जीन्स को यहाँ पर डिलीट किया जाता है फॉर द नेगेटिव मार्कर प्रिपरेशन। यहाँ पर नॉन एसेंशियल जो जीन्स होते हैं उनको डिलीट कर दिया जाता है। तो ऐसे में वैक्सीन में तो नॉन एसेंशियल जीन से रिलेटेड जितने भी एंटीबॉडीज़ हैं वो नहीं आएगी। तो ऐसे में जब अगर वाइल्ड टाइप पैथोजन इंसर्ट होता है और वो डिसीज़ कॉज करता है, तो उसमें इसके अगेंस्ट में यानी नॉन एसेंशियल जीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनेगी। तो ये डिफरेंस आ जाता है कि हमारी जो डीवा वैक्सीन है उसमें ये नॉन एसेंशियल जीन नहीं है, जबकि वाइल्ड टाइप पैथोजन में ये जीन्स अवेलेबल हैं। तो ऐसे में एंटीबॉडीज़ का जो डिफरेंस आता है उससे भी हम एक ये पता लगा लेते हैं कि ये नेगेटिव मार्कर वैक्सीन है। या फिर दूसरा अप्रोच होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ काइमेरिक जीन्स। तो काइमेरिक जीन कंस्ट्रक्शन हम वेक्टर डिज़ाइनिंग के थ्रू करते हैं, जिसमें हम जो भी हमारे पर्टिकुलर एक्सप्रेस होने वाले एंटीजन या एपिटोप्स हैं उसको इंसर्ट करते हैं। और ये फॉरेन जीन्स होते हैं, ये फॉरेन जीन सेगमेंट को जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं ये एक ऐसी वैक्सीन तैयार हो जाती है जो नॉर्मली इन्फेक्शियस वायरस या इन्फेक्शियस बैक्टीरिया से एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी उससे, लेकिन जो हमारा एक पर्टिकुलर एक्सप्रेस होने वाला जीन प्रोडक्ट है उससे इस टाइप का एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, और वो भी हमारे लिए डीवा मार्कर वैक्सीन होगी, जो कि पॉजिटिव डीवा मार्कर वैक्सीन होती है। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम जीन इंसर्ट कर रहे हैं उससे एक्सप्रेस होने वाला जो भी प्रोटीन है, वो जो भी मार्कर है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहना चाहिए। सपोज़ कीजिए हमने वैक्सीन लगाई और वैक्सीन का टाइम ड्यूरेशन अगर 6 मंथ का है, तो ऐसा नहीं हो कि वो जो 6 मंथ के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाए, तो हमें ये पता ना चल पाए कि वैक्सीनेटेड था या इन्फेक्टेड था। इसके अलावा आजकल किसी भी टाइप के वोल पैथोजन से जीन्स को डिलीट करना या जीन्स को ऐड करना यानी कि काइमेरिक बनाना जो है, इससे भी एक सरल टेक्निक आ गई है, और वो टेक्निक है सम डीवा वैक्सीन्स आर बेस्ड ऑन सिमिलर कॉन्सेप्ट दैट आर अबव। अब इसमें हम क्या करते हैं, प्यूरिफाइड वायरस पार्टिकल फ्रॉम विच नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैव बीन एलिमिनेटेड एक्ट एज ए डीवा वैक्सीन। हम जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं उन्हीं को एलिमिनेट कर देते हैं, पहला तो ये है। विथ इम्यूनोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन बेस्ड ऑन एंटीबॉडी अगेंस्ट द एनपीएस। तो ऐसा करने से हमें डेफिनेटली एनपीएस के एनएसपी के अगेंस्ट में यानी कि जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ नहीं मिलेगी। एक टेक्निक ये है कि रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन बना सकते हैं, ओके। या फिर हम वायरस लाइक पार्टिकल्स ले सकते हैं, या फिर सिंथेटिक या मल्टी पेप्टाइड सिस्टम ले सकते हैं, एंड या हम डीएनए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर लिमिटेड एंटीजेनिक कंपोजिशन, अलाउ सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट सुचेबल मार्कर आउट ऑफ सेवरल एंटीजेंस ऑफ द पैथोजन सो एज टू सेटिस्फाई डीएनए डीवा प्रिंसिपल। तो इसमें भी
यहाँ पर मैंने एक जो वायरस लाइक पार्टिकल के ऊपर भी एक टॉपिक पर वीडियो बनाया है जिसको आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से अलग अलग मेथड से या तो आप प्रोटीन ले लें या सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लें या फिर सिंथेटिक मल्टीपेप्टाइड सिस्टम ले लें या डीएनए कंस्ट्रक्ट ले लें, ये सभी जो है यूज़ कर सकते हैं एज ए एंटीजेनिक कंपोजिशन, और फाइनली आप डीवा का जो मेन प्रिंसिपल है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जो अभी रिसेंट 25 ईयर्स के अंदर अंदर डीवा वैक्सीन का कंस्ट्रक्शन हुआ है। जैसे कि यदि डिलीशन बेस्ड या नॉन एसेंशियल जीन बेस्ड वैक्सीन अगर हम लेते हैं तो basis of DIVA diagnostics, marker antigen specific antibody in the infected host but not in the vaccinated animal। तो ये जो मार्कर है ये इन्फेक्टेड होस्ट में मिलेंगे, वैक्सीनेटेड एनिमल में नहीं मिलेंगे। अगर हमने जीन डिलीटेड या फिर नॉन एसेंशियल जीन डिलीटेड वैक्सीन्स ली तो इसका एग्जांपल है, एक होता है GE एंड TK डिलीशन म्यूटेंट ऑफ स्यूडो रेबीज वायरस। तो जो GE डिलीशन म्यूटेंट स्यूडो रेबीज वायरस है ये फर्स्ट प्रिपेयर्ड डीवा वैक्सीन है अभी तक। तो GE आई थिंक ये है ग्लाइकोप्रोटीन इन्वेलप और टायरोसिन काइनेज डिलीशन म्यूटेंट जो लिया है, और नॉन एसेंशियल डिलीशन ऑफ नॉन एसेंशियल जीन। तो ये नॉन एसेंशियल जीन है इसीलिए इनको डिलीट कर दिया। तो स्यूडो रेबीज़ में GE और TK डिलीशन वैक्सीन बनाई गई है। ऐसे ही GE डिलीशन म्यूटेंट ऑफ IBR वायरस, तो ये दूसरा एग्जांपल आप याद रख लें कि GE डिलीशन म्यूटेंट ऑफ IBR वायरस ये बनाया गया है। इसके अलावा क्लासिकल स्वाइन फीवर वायरस में भी E डिलीशन म्यूटेंट ऑफ क्लासिकल स्वाइन फीवर वायरस का वैक्सीन बनाया गया है। तो ये तीसरा जो है। अब FMD के लिए भी है, तो FMD में है VP1। तो VP1 तो प्रोटीन्स होते हैं इसके, तो VP1 GH लूप डिलीशन म्यूटेंट ऑफ FMDV, VP1 GH लूप डिलीशन म्यूटेंट ऑफ FMDV। तो ये भी एक एग्जांपल है इसका। फिर डिलीशन ऑफ एमिनो एसिड 93 to 143, ये है इम्यूनोडोमिनेंट एपिटोप्स इन द NSP3A नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 3A ऑफ FMDV, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। इसके बाद में BCG RD डिलीशन ऑफ बोवाइन TB। तो बोवाइन TB के लिए भी डीवा वैक्सीन बनाई गई है जो कि BCG RD1 डिलीशन वैक्सीन है और ये बोवाइन के लिए बनाई गई है। ठीक है, अब दूसरे हम एग्जांपल्स पे आते हैं। काइमेरिक एंड लाइव वेक्टर्ड वैक्सीन पे, एक्सप्रेसिंग वन और मोर प्रोटेक्टिव एंटीजेंस फ्रॉम अनदर पैथोजन। तो हम ये कर सकते हैं कि हम काइमेरिक वैक्सीन बना सकते हैं और काइमेरिक वैक्सीन में हम दूसरे अदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के जीन्स ले सकते हैं यहाँ पे। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर देखिए स्यूडो रेबीज वायरस वेक्टर एक्सप्रेशन E2 सब यूनिट ऑफ क्लासिकल स्वाइन फीवर वायरस है। तो ये आप देखिए कि जो स्यूडो रेबीज वायरस का एक वेक्टर लिया है और इस वेक्टर में E2 सब यूनिट का क्लासिकल स्वाइन फीवर वायरस डाला है। तो मेन तो ये वैक्सीन हो गई क्लासिकल स्वाइन फीवर वायरस की, लेकिन वेक्टर हो गया स्यूडो रेबीज का। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हम यहाँ ले सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं वैक्सीन स्ट्रेन डिवाइड ऑफ द डिफरेंशिएटिंग मार्कर एंटीजन यूज ए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वैक्सीन। इसमें एग्जांपल है प्यूरिफाइड FMD वायरस फ्री फ्रॉम NSP यानी नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, साल्मोनेला टाइफीमेरियम LSP म्यूटेंट। मतलब इसमें से ये डिलीशन ही है, एक हिसाब से डिलीशन वैक्सीन ही है ये, और जो कि नेगेटिव मार्कर वैक्सीन ही है ये। और ये जो है यहाँ पर NSP उड़ा दिया, FMD में से साल्मोनेला में से LPS उड़ा दिया। ठीक है, H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस जो है इसका वायरस लाइक पार्टिकल्स ले लिया। ठीक है, तो इसमें केवल वायरस लाइक पार्टिकल ले लिया। तो इस टाइप से ये हम कुछ एक एग्जांपल से यूज़ कर सकते हैं
तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए डिलीशन के, ये काइमेरिक के, ये भी डिलीशन का, ये भी डिलीशन का। अब हम ऐसा कोई एग्जांपल लेते हैं जिसमें एडिशन हुआ हो, यानी कि पॉजिटिव मार्कर का। तो देखिए यहाँ पर एक्सट्रेनियस जीन इंसर्शन इन वैक्सीन स्ट्रेन, यानी कि यहाँ जीन इंसर्ट किया गया है। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव मार्कर। तो ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन ये एक इंसर्ट किया हुआ है, इंसर्टेड इन द रिंडर पेस्ट वायरस। ओके, रिंडर पेस्ट वायरस में ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन ये एक अच्छा एग्जांपल है, इसको हम ले सकते हैं। न्यू कैसल डिसीज वायरस विथ डिलीशन ऑफ नेटिव और ए फॉरेन एपिटोप रिप्लेसिंग द नेटिव एपिटोप। तो इसमें नेटिव एपिटोप को हटा करके हमने एक फॉरेन एपिटोप लगा दिया। ठीक है, नेटिव एपिटोप को हटा के फॉरेन एपिटोप लगा दिया। ये एक इसको हम ड्यूअल पर्पस या ड्यूअल मार्कर भी बोल सकते हैं। जो ऊपर वाला है ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन इंसर्टेड इन रिंडर पेस्ट वायरस, इसको हम पॉजिटिव मार्कर ऑफ डीवा वैक्सीन में रख सकते हैं। इसके बाद ये भी एक अच्छी टेबल है जो कि स्पेशली एनिमल्स के डीवा डायग्नोस्टिक वैक्सीन के बारे में है। इसमें है मार्कर एंटीजेंस फॉर डीवा वैक्सीन एंड द कंपेनियन डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो यहाँ पर ये डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें किए जाते हैं, और ये डिफरेंट टाइप की वैक्सीन्स का नाम है, डिफरेंट मार्कर एंटीजेंस हैं इसके अंदर, और ये डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ हैं। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लिस्ट है, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको इन फ्यूचर भी अगर पढ़ना रहे तो आप इसको पढ़ सकें। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से हमने स्टडी करा कि व्हाट इज़ द डीवा वैक्सीन्स, what are the positive markers, what are the negative markers, what are the dual markers। उसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे, साथ ही हमने जो डायग्नोस्टिक किट्स हैं उसकी पूरी टेबल भी देखी, जिसमें किस किस टाइप के वैक्सीन इस समय अवेलेबल हैं डीवा वैक्सीन्स, और किन किन एनिमल्स पर ये वैक्सीन बनी है, और किस किस डिसीज़ पर ये वैक्सीन बनी है। तो आई थिंक होप यू आर enjoying this topic, and if you are want to if you want to further read this, definitely will go detail to the net, and this is a very short note about the diva. So thanks for watching this video.